नमस्कार मित्रों, अटूट बंधन साहित्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वीणा वत्सल सिंह जी, जो प्रतिलिपि.com में कम्युनिटी मैनेजर हैं और इसके अतिरिक्त वो साहित्य सृजन निरंतर कर रही हैं। उनका एक उपन्यास तिराहा आ चुका है और एक उपन्यास मोहम्मदी आने वाला है, जिसका हम सब लोगों को, पाठकों को बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा एक इनका कहानी संग्रह अंतर्मन के द्वीप है और इन्होंने एक जो है वो संग्रह 7 रंग 16 अफसाने में सह संपादन का भी कार्य किया है। इसके अलावा इस प्रतिलिपि को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने 2 साल अध्यापन का भी अनुभव किया है, क्योंकि उन्होंने एमए हिंदी साहित्य से करा हुआ है। तो आइए स्वागत करते हैं वीणा जी का। वीणा जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपको, और आप इस मंच पर आई। और नमस्कार वीणा जी, और सभी सुनने वाले मेरे मित्रों को, आप सबों को मेरा बहुत प्यार और नमस्कार जी। तो वीणा जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में संक्षेप में बताएं। साहित्यिक यात्रा का जहां तक सवाल है वंदना जी, तो कॉलेज के का जो समय था मेरा, वो बहुत एक्टिव समय था। और उस टाइम में मैंने जो भी लिखा तो उसका एक्सपोजर भी बहुत शानदार होता था, जैसे पत्रिकाओं में छपना, और मतलब उतनी कम उम्र में ही 22, 23, 24 उसी उम्र में। इसके अलावा आकाशवाणी से प्रोग्राम आना, तो ये सारी चीजें होती रहती थी। तो मैंने कई बार वहाँ भागलपुर में पढ़ते हुए, भागलपुर की आकाशवाणी का जो केंद्र था, वहां से एक प्रोग्राम आता था युवाणी करके, तो उसमें कविताएं पढ़ी और भी दूसरे प्रोग्राम्स में पढ़े। इसके अलावा कई मैगजीन्स में कविताएं छपी, लेकिन तब तक कहानियों पर मेरी कलम नहीं चली थी, और अखबारों में भी कविताएं आई। तो इस तरह उस समय तो लगता था जैसे कि मतलब काफी एक्टिव थे साहित्य में। लेकिन उसके बाद के कुछ वर्ष ऐसे बीते, इसमें किसी का कुछ कहीं कोई दोष नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे उतार आए, या कुछ ऐसी मतलब ऐसे मोड़ आए कि साहित्य थोड़ा पीछे रह गया। और फिर मैंने बहुत सालों तक नहीं लिखा। मुझे लगता है कि 1995 से लेकर के मैंने 2012 तक नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पढ़ा। जब भी टाइम मिला तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहे। और 2013 से मैंने फिर से लिखना शुरू किया। तो ऑब्वियसली मैंने फिर से शुरुआत जो की वो भी कविताओं से ही की, और थोड़े टाइम कविता लिखने के बाद कहानियां भी लिखनी शुरू कर दी। तो 2014 में मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। वो था कहानी का प्लॉट करके, और एक पत्रिका निकलती थी, वो लघु पत्रिका ही थी, याद नहीं आ रहा ना, तो उसमें आई थी वो कहानी और काफी पसंद की गई। उसके बाद एक लेख भी आया था मेरा, वो था पूर्वोत्तर की एक पत्रिका थी, वो कहीं असम वगैरह से कहीं से निकलती थी। तो उसमें क्योंकि मैं बात करेंगे अभी। जी, संथालों की में संथाल आदिवासियों में महिलाओं की स्थिति पर वो लेख था, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में भी मैं रही, तो कई जगह घूमते घामते तो वो भी वहां प्रकाशित हुआ था, और उस लेख की भी काफी लोगों ने काफी चर्चा की थी। तो उसके बाद से तो फिर गद्य लेखन में लेखनी खुल गई और लिखते चले गए। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल एक उपन्यास प्रकाशित है, कई कहानियां हैं मेरी जो कि प्रतिलिपि पर प्रकाशित हैं। बस थोड़ी सी मैंने एक अंतर्मन के द्वीप नामक संग्रह निकाला है, उसमें है। लेकिन मेरे पास कहानियां इतनी हैं कि शायद 2 संग्रह और आ जाएं। लेकिन इसे क्या कहिए, मेरा थोड़ा आलस्य कहिए, या दिन भर ऑनलाइन कंपनी में काम करने के बाद की थकान कहिए, कि इस पर बहुत अधिक तवज्जो नहीं दे पाती।
जी, जी सभी मित्रों को मेरा बहुत प्यार और नमस्कार। आप लोग आई हैं और आए हैं तो जी। बोलने के क्रम में ध्यान नहीं रहा नाम लेने। हाँ, तो चलिए आपसे आगे बातचीत शुरू करने से पहले आपकी एक कविता आपको ही सुनाते हैं। अच्छा। जीती है स्त्री जी, जी, बिल्कुल। जीती है स्त्री रिश्तों में स्वयं को उम्र भर, तलाशती है इन रिश्तों में से अलग अपना एक कोना, जहां उसकी सांसें सिर्फ उसकी हों, उन्मुक्त हंसी में डूबा अस्तित्व हो, सारे अपने सिर्फ उसके हों, रेशा रेशा मन का उड़ सके स्वतंत्र। स्त्री का अपना यह कोना उसके जीवन भर उसकी राह ताकता रीता ही रुका रहता है। रिश्तों में बंधी स्त्री उम्र भर रिश्तों में जीने का दंश अपना अस्तित्व मान जी लेती है रिश्तों को ही। तो ये बहुत खूबसूरत आपकी कविता है और मुझे काफी पसंद है। अच्छा, लेकिन जैसे वंदना जी बहुत शुक्रिया। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैंने सिमोन को भी नहीं पढ़ा था। सिमोन कहती हैं कि अच्छा, स्त्रियों का एक कमरा होना चाहिए, जी, लेकिन जी, बिल्कुल। जी, लेकिन ये मतलब स्वाभाविक, ये मतलब वो सिमोन की भी जो अभिव्यक्ति थी वो एक हाँ, हर स्त्री की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। और ये जो मतलब ऑनलाइन जब से जी, ऑनलाइन में स्त्रियाँ आने लगीं और फ़ेसबुक आया और फ़ेसबुक पे ब्लॉग में स्त्रियों ने लिखना शुरू किया, तो कहीं न कहीं उनको जो रीतापन था वो ख़त्म हुआ। और इसके अलावा उनका जो साहित्य है वो भी रुझान बढ़ा और 2012 के बाद से महिला रचनाकारों की संख्या में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ। और उसी उन्हीं रचनाकारों को रीतापन का जहां तक बात है वंदना जी, एक बात हाँ, जो मेरे अनुभव से आई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए, जी, कि जी। वो रीतापन तो नहीं रहता था। वो दबा छुपा सब कुछ आता था, डायरियों में आता था, कॉपी में आता था, और वो जी, जी। अलमारी में उनकी साड़ी की तहों में रह करके वो समाप्त हो जाता था। हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। स्त्री की भावाभिव्यक्ति तो होती ही थी, चाहे वो कैसे बिल्कुल, भी बिल्कुल। हो, उसका बिल्कुल, बिल्कुल। प्रकाशन नहीं था। हाँ, वो हाँ, हाँ। लोगों वो के चाहे सामने चाहे नहीं वो आता। मतलब फाग के गीत गाती हो, चाहे वो खाना जी, बनाते समय गाती जी, हो, उसका उसका रचना संसार कभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन खत्म नहीं उसको हुआ, बल्कि उसको कहा, अगर यह कहा जाए कि जी, रचनात्मकता या पहली विश्व की जो पहली कविता या पहली कहानी वो किसी स्त्री के द्वारा ही रची गई है, तो इसमें हुँ, कोई हुँ। अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा लेकिन फिर भी जब 2012 के बाद से बहुत सारे महिला रचनाकार फ़ेसबुक पे आए और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को एक सार्वजनिक मंच पर ला कर के रखना शुरू किया और उसमें से बहुत आज स्थापित रचनाकार भी हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं फ़ेसबुक पे जो कुछ भी लिखा जाता है, उसको एक फ़ेसबुकिया लेखन के दायरे में कैद कर दिया जाता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? उसको देखिए, मतलब जी, ये तो मठाधीशी है। मैं तो यही कहूंगी कि साहित्य में जो इस तरह की मठाधीशी है वो जी, बहुत ही चिंताजनक है। खैर, अब तो बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन आया है। जब मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। प्रतिलिपि पर काम करना शुरू किया तो इस मठाधीशी के काफी विद्रूप रूप भी मेरे सामने आए थे। मुझे काम नहीं करने देने के लिए कई कई बार लोगों ने काम किए थे। खैर, ये एक अलग इशू है। लेकिन ये जो बिल्कुल। मठाधीशी है वो यह नहीं चाहती कि बिना उनकी अनुमति के कोई रचना सामने आ जाए लोगों के और लोग पढ़े। तो ये बिल चीज फेसबुक ने सबसे पहले इस चीज को खत्म किया। और फेसबुक पे बिल्कुल, जो भी स्त्री लेखन था, खास करके स्त्रियों को आगे बढ़ता देखना पुरुषवादी मानसिकता के एकदम खिलाफ है। आप देखेंगे बिल्कुल। कि मैं बहुत सेमिनार्स में गई और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती हूँ कि जब हुँ, हुँ। पुरुष कहते हैं कि परिवार ऐसी संस्था है जो स्त्रियों को मारती है, तो हुँ, हुँ, हुँ। मैं तो बराबर कहती हूँ कि भाई हमारी पीढ़ी ने परिवार से ही अपना समर्थन प्राप्त किया, परिवार से हाँ, ही अपना सहयोग लिया और अपनी पहचान बनाई। परिवार बिल्कुल। संस्था नहीं मारती है, आपकी मठाधीशी मारती है स्त्री लेखन हाँ, को हाँ। या स्त्रियों को आगे बढ़ने से। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऑफिस में भी कई तरह की ऐसे कारनामे पुरुष करते हैं कि स्त्रियां सब जी, चाहती है घर में रहना पसंद करती हैं, नहीं करेंगे ये हाँ, काम। क्यों आती है ये बिल्कुल, बात दिमाग में? कभी बिल्कुल, बिल्कुल। सोचिए, पुरुष तो समझ में आया। हुँ, हुँ, हुँ।
बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि परिवार में मान लीजिए कंडीशनिंग भी है, तो शुरू में भले ही वो स्त्री ना भी अपने को अभिव्यक्त कर पाए, लेकिन धीरे-धीरे समय के जी, साथ वो चूँकि अपने हैं, तो वो बात समझेंगे। धीरे-धीरे समझाते हुए वो जी। अपने अस्तित्व और को वो मतलब स्वीकार ऐसी लेती हैं। ज़मीन वो तैयार कर लेती है कि उसके पुरुष बिल्कुल, उसके साथ हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त एक प्रश्न ये है, क्योंकि आप प्रतिलिपि में कम्युनिटी मैनेजर भी हैं और साहित्यकार भी हैं, और आपकी काफ़ी रचनाएँ प्रतिलिपि में पसंद भी की जाती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मंच चलाता है, कोई भी मंच का वो होता है, नायक होता है, तो उसकी प्रतिभा कहीं न कहीं मंच के पीछे दबने लगती है। लोग उसे एक मंच के रूप में ज़्यादा पहचान देने लगते हैं। तो अब अपनी प्रतिभा को भी सामने लाना एक मंच चलाने वाले का अगर उसमें है, अगर वो कई उसमें मतलब उसमें कई सारे टैलेंट हैं, तो उसमें अपनी प्रतिभा को लाना भी उसका उत्तरदायित्व है। तो इसमें आप संतुलन कैसे बना पाती हैं? देखिए अभी भी बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं प्रतिलिपि के माध्यम से ही। मैंने जी, एक जी। बार लिखा भी था फेसबुक पर कि भई आप मेरा नाम सामने आते ही आपको क्या पहले याद आता है? बहुत हाँ, कम हाँ। मित्रों ने कहानी के बारे में या कुछ के बारे में लिखा। जी। अधिकांश ने 80% ने लिखा प्रतिलिपि। तो हुँ, हुँ, हुँ। यह तो है, मंच चलाने से तो आप उसके कई बार अगर आपने मंच पर अच्छा काम किया, तो उसके पर्याय बन जाते हैं। जैसे बिल्कुल। धर्मयुग के पर्याय हो गए थे धर्मवीर भारती हुँ, और हुँ। इस तरह से मतलब होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी जब आप साहित्य में कुछ ऐसा लिख जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर जी। आप वहाँ भी उस मतलब साहित्यिक परिवेश में भी जाने जाते हैं। तो दाखिल हो जाते हैं। दाखिल थोड़ा हो शुरू जाते में हैं। तो थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्रगल तो है, सबका जैसा स्ट्रगल है। एक सामान्य साहित्यकार का जो स्ट्रगल होता है, वो मंच बिल्कुल। चलाने वाले का भी वैसा ही स्ट्रगल होता है। हाँ, हाँ। शुरुआत ऐसे ही लघु पत्रिकाओं से करनी होती है, धीरे-धीरे लेखन में सुधार आता है। तो ये एक नॉर्मल बात है। हाँ, आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती है मंच से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी कहानियों में अगर हम बात करें, चूँकि अभी ये बसंत का मौसम चल रहा है और प्रेम का मौसम है, तो हम प्रेम कहानियों पे बात करें तो आपकी कई कहानियों में प्रेम भी नज़र आता है। लेकिन प्रेम का जब मैंने देखा तो स्वरूप बिल्कुल अलग कहानियों में नज़र आया। एक जो आपकी कहानी सोहनी महिवाल है, उसका थोड़ा-सा अंश मैं पढ़ना चाहूँगी ज़रूर। सोहनी 1 मिनट। जी हाँ, सोहिनी महिवाल कहानी में मैंने और वो चुनाव सोहनी जी, जी। महिवाल जी और की दूसरी कहानी आपकी ली कहानी है आती जी, तो और और दूसरी उसके कहानी साथ-साथ आती है उसको आपकी अभी के जी, टाइम से कनेक्ट किया है। हाँ, हाँ। और सोनी महिवाल और चिनाब कहानी में आप सोनी महिवाल की जो प्रेम कथा है, अमर प्रेम कथा, उसके साथ-साथ अनुराग और इसकी अरमान और प्रिया की भी प्रेम कथा लेकर के जी, चलती हैं। तो वो जो प्रेम कथा है, उसमें भी वही अंत उसी तरह से दर्दनाक होता है। वो थोड़ा-सा अंश मैं मतलब अपने जी, मित्रों के लिए पढ़ना चाहूँगी। अरमान, तुम और प्रिया हमेशा अकेले मिलते रहे हो। आज आखिरी बार प्रिया से अपने दिल की कह लो, अकेले में। मैं हमेशा की तरह थोड़ी दूर जाकर खड़ी रहती हूँ। सज्जों की बात पर अरमान की आंखों से और तेजी से आंसू गिरने लगे। उसने हल्के से प्रिया की चिता की राख पर हाथ फेरा। वह अभी काफी गर्म थी। राख के बीच बीच से चिंगारियां चमक रही थीं। राख पर हाथ फेरते हुए अरमान ने अपनी मुट्ठी में राख भरी और अचानक ही उसे पीछे से हमला हुआ और उसी राग पर चिंगारियों के बीच अरमान का सर धड़ से अलग होकर गिर गया। अरमान का खून फव्वारे की तरह निकल प्रिया की चिता की राख से एक सार होने लगा। वार करने वाले ने अपने साथ आए लोगों को इशारा किया। जल्दी जल्दी चिता की राख एक तरफ कर वहीं गड्ढा खोद अरमान के शव को दफना दिया। तो एक तो ये कहानी हिंदू मुस्लिम प्रेम पे है, और जी दूसरा ऑनर ये के लिए जी, जी, जी। और दूसरी ये कहानी जो है सोहनी महिवाल और चिनाब की तरह चलती है, क्योंकि इसका भी दुखांत होता है, क्योंकि जी, प्रेम करने वाले अपने प्रेमी के अतिरिक्त किसी दूसरे को अपने हृदय में जगह नहीं दे सकते। वहीं जी। आपकी एक कहानी है टाइम पास। उसमें वो हुँ, लड़की जो है वो वो ट्रेन में थोड़ी देर के लिए फ्लर्ट करती है, और फिर इसके बाद जब उसकी बहन कहती है कि सीरियस हो, तो कहती नहीं, वो तो मेरा टाइम पास था। तो ये जी। जो परिवर्तन आया है, किस प्रेम का परिवर्तन है कि समाज का परिवर्तन है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति में परिवर्तन आया है, इस बारे में कुछ नहीं, ये बताएं। टाइम पास में तो प्रेम है ही नहीं।
टाइम पास जी में बिल्कुल। फ्लर्ट है। और टाइम पास कहानी मूलतः मतलब ऐसी कहानी है जो कि अगर फ्लर्टिंग की भावना या फ्लर्टिंग की आदत पुरुषों में है, तो लोग हम्म। कहते हैं पुरुष फ्लर्ट बिल्कुल। करते हैं और ये वो। लेकिन आजकल की लड़कियां इसमें भी माहिर बहुत हैं। और हम्म। ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां, जैसे थोड़े से पुरुष फ्लर्टिंग मेंटेलिटी के होते हैं, वैसे थोड़ी सी बिल्कुल। लड़कियां भी फ्लर्टिंग मेंटेलिटी की होती हैं। और ये मैंने एक बार देखी थी, खुद मैंने देखा हुआ था ट्रेन में थोड़ा सा, उसी को अच्छा अच्छा। डेवलप किया है इस कहानी में। तो लड़कियां भी आज उतनी ही स्मार्ट हो गई हैं। अगर पुरुष फ्लर्ट करता है तो लड़कियां भी फ्लर्ट करने से बाजना नहीं आती हैं। ये आज के परिवेश की एक सच्ची कहानी है, जो कि पुरुष, लड़के और लड़की दोनों के बीच के अंतर को पाटती है। आप में अगर लड़कों में अगर कुछ खराबी है चरित्र में, तो ऐसी खराबी लड़कियों में भी है। वो दोनों ही इंसान है और दोनों में एक एक तरह की खराबी हो सकती है। तो ये जी फ्लर्टिंग जो है उसको परिभाषित करती है, प्रेम तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि आज के समय में प्रेम नहीं होता है। आज के समय में भी प्रेम होता है। ऑनर किलिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जी। सोहनी महिवाल और चनाव जो है वह विशुद्ध प्रेम की कहानी है। अच्छा अच्छा। जी, तो जिसमें प्रेम अच्छा। प्रेम है और ऑनर, मतलब प्रेम, अगर प्रेम होगा तभी तो ऑनर किलिंग होगी या उसकी सफलता असफलता की बात होगी। जी। अच्छा, तो आपने थोड़ा कहानियों से इतर थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं अपना, और जो आपने संथाल परगना प्रजाति पे जो आपने लेख लिखा था, उसके बारे में बताएँ, और थोड़ा बताएँ कि ये संथाल जो प्रजाति है, वो किस तरह से जीवन जीते हैं और किस तरीके से वो उनके बीच में दैनिक व्यवहार होता है? जी, आदिवासियों का देखिए, मैंने 2 प्रजातियाँ देखी हैं। एक संथाल प्रजाति और दूसरी मुंडा प्रजाति, जी। आदिवासियों की। तो जो संथाल परगना है, वहाँ पे संथाल प्रजाति होती है। और जो छोटा नागपुर, मतलब रांची और इन सब का जो इलाका है, रांची, डाल्टनगंज, पलामू का जो इलाका है, वहाँ मुंडा आदिवासी आदिवासी होते हैं। दोनों में अच्छा। काफ़ी अंतर होता है। हुँ। संथाल आदिवासी जो होते हैं, वो उनके या दोनों ही आदिवासियों में एक बात तो मतलब सामान्य होती है कि उनका समाज उन पर बहुत हावी रहता है। उनका जो हुँ। मतलब सामाजिक उनके जो रूल्स होते हैं, वह उनको जरूर फॉलो करने होते हैं। इसमें कोई अच्छा। दो मत नहीं है। अच्छा, मुंडा आदिवासियों में मैंने देखा कि वहाँ मिशनरीज का प्रभाव ज्यादा था। तो मिशनरीज ने वहाँ कई चीजों में बहुत सारे परिवर्तन लाए थे, और मुंडा आदिवासी में वो सारे परिवर्तन है, अच्छे परिवर्तन मुझे लगे थे। जैसे कि वहाँ होता था कि शादी के पहले 1 महीना तक उनको एक हुँ। साथ अलग अलग ही रखा जाता था, लेकिन एक साथ उनके क्लासेस होते थे। और जिसको अच्छा, अच्छा। हाँ, शादी जिनकी फिक्स हो गई है कि मतलब अब इसको इससे ही शादी करनी है, फिक्स्ड है। अच्छा, शादी फिक्स करने का उनका कुछ स्पेशल तरीका होता था कि मतलब लड़कियां वर चुनती हैं, या कुछ उनको लड़कों को कुछ करके दिखाना, जैसे और कई प्रजातियों में होता है, या ऐसे ही नॉर्मल तरीके से शादी फिक्स नहीं, होती थी? इनके साथ, आदिवासियों के साथ बड़ी बात है कि लड़कियां अपने हाँ। वर चुनती हैं। बल्कि अच्छा। एक मतलब एक जगह तो मैंने पढ़ा था कि ये एक जी। हाट होता है, तो वो उसमें जाते हैं और उसमें जो लड़की और लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो लड़के को भगा के ले जाना होता है लड़की को। तब अच्छा। तभी उनकी शादी, हाँ। तो अगर जो भगाने में सफल हो गया तो शादी होती है, नहीं सफल हुआ, और जो लड़की वाले होते हैं वो मतलब इस ये में रहते हैं कि मेरी लड़की को कोई भगा के ना ले जाए। तो अच्छा। इस तरह का होता है। तो वहां तो महत्वपूर्ण वही होता है कि लड़कियां ही चुनती हैं अपने वर को। अच्छा, अच्छा। लेकिन हाँ, जैसे पेरेंट्स जैसे डर में रहते हैं कोई मेरी लड़की को भगा कर ना ले जाए, तो इसलिए वो लोग थोड़ा अपनी लड़कियों पे वही रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जो हम लोगों को पर लगाए जाते नहीं, हैं, हम लोगों के वो समाज तो में। मतलब एक क्या कहें कि एक परंपरा है कि इस तरह से किया जाता है कि कोई मेरी लड़की हुँ। को अगर भगा के ले जा रहा है तो मैं उसको रोकूंगा किसी तरह से वो ना ले जाए। लेकिन हुँ। मोस्टली ऐसा होता है कि क्योंकि उसी के लिए वो हाट होता है, तो वहां से लोग ले ही जाते हैं। और पेरेंट्स भी को भी लगता है भाई बेटी बड़ी हो गई है तो शादी तो होनी है उसकी।
तो इस तरह से होता है। और उनका मेन जो रिचुअल्स होता है, तो उसमें भी लड़कियों को अपने माता पिता की आज्ञा के बिना शादी करने की छूट नहीं होती है। अक्सर लोग अच्छा। समझते हैं कि आदिवासी लड़कियां सेक्सुअली बहुत फ्री होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे ऐसा बहुत नहीं। फ्री होते हैं, बहुत फ्री होती हैं। आप कोई इधर के लोग जाते हैं लालच दे करके या किसी इस तरह की बातें करके उनको फंसा लिया और उनको मतलब गलत तरीके से यूज किया, यह अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर अपने समाज का बहुत तगड़ा बंधन होता है। अच्छा। वे सेक्सुअली फ्री नहीं होती हैं, शादी भी अपने घर वालों की मर्जी के बगैर वे नहीं कर सकती हैं। अच्छा, संथाल और मुंडा प्रजाति में भी कुछ अंतर होता है इस बारे में? हाँ, शादी में देखिए शादियों का तो मैंने बताया ना कि उधर जो मुंडा प्रजाति है रांची वगैरह में, तो वहाँ मिशनरीज का थोड़ा प्रभाव है, तो बहुत थोड़ा सा वहाँ ओपन मेंटेलिटी, माइंडेडनेस है। हाँ लोग हो गए हैं। तो शादी के पहले 1 महीना या 2 महीने का उनका कुछ टाइम होता है, तो उसमें शादी सीखते हैं। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं इस मंच से बोलना चाहती हूँ कि ये बात तो जी। हर एक में रहनी चाहिए। एक है, मैंने जी। विनोबा भावे का एक आर्टिकल पढ़ा था कि संपूर्ण गैर जिम्मेवारी से जिम्मेवारी में आना कि आने की हनुमान कूद को शादी कहते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि आप शादी के पहले तो आपके पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब कोई बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम एक अलग जीवन होता है, लड़का हो या लड़की हो। अब जब दोनों एक साथ आते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, कई तरह की बातें होती हैं और इसी में क्लैश होता है, क्योंकि दोनों अच्छा। मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो हाँ, एक जो हाँ, हाँ। आजकल बहुत मॉडर्न है लिव इन रिलेशनशिप, वो एक अलग चीज बिल्कुल। हो गई, लेकिन ये जो शादी सीखने वाली बात होती थी ना, वो बहुत हुँ, हुँ। अलग होती थी। दोनों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था होती थी और फिर दोनों ही अच्छा। पक्ष की लड़की और लड़का वो लोग एक हॉल में रहते थे और जो इसके स्पेशलिस्ट हैं शादी के जो काउंसलर होते थे, तो वो उनको हुँ, हुँ। शिक्षा देते थे। ये प्रभाव आया था विदेश से, जो मिशनरीज का प्रभाव बहुत ज्यादा है वहाँ मुंडा हाँ। आदिवासियों के बीच मैंने देखा। और संथालों में तो देखा थोड़ा, मतलब उनसे थोड़ा कमतर है, कमतर का हुँ, हुँ। मतलब थोड़ा सब पीछे हैं संथाल आदिवासी। अच्छा, और लेकिन मुझे तो आज भी याद है, एक गांव में मैं गई थी, तो एक हाँ, संथाल हाँ। महिला थी और एक झोपड़ी में, उस साफ सफाई दोनों ही संथाल और मुंडा आदिवासियों के घरों में साफ सफाई बहुत ज्यादा होती है। तो हुँ, उनके हुँ। यहाँ क्या था, उसके घर में आंगन में मैं गई, एकदम साफ सुथरा आंगन, उस पर हुँ, एक हुँ। महिला बहुत ही मतलब शारीरिक रूप से बहुत खूबसूरत, भले ही अच्छा। रंग उसका काला था, लेकिन हाँ, वो हाँ। खाट पे बैठी हुई थी और उसने ब्लाउज नहीं पहन रखा था, केवल साड़ी ही थी। हाँ, और हाँ। वो अपने बच्चे के साथ बैठी थी और उसके आसपास सुअर के बच्चे घूम रहे थे, लेकिन फिर भी उस घर अच्छा। में इतनी सफाई थी कि मतलब देख हाँ। करके दंग रह गए। अच्छा, और दूसरी बात वहां की महिलाओं की स्थिति ये है कि हुँ, वहां जो हुँ। होता है कई चीजों जैसे सांस्कृतिक चीजें, नाच गाना और ये सब लड़के लड़कियां, युवा लड़के लड़कियां मिलकर करते हैं, इसमें कोई रोक टोक और बंधन नहीं होता है। इसके अलावा जो नशा का सेवन होता है, तो वहां की हाँ, हाँ। महिलाएं भी धड़ल्ले से नशे का सेवन करती हैं, इसमें किसी हुँ, तरह हुँ। का कोई बंधन नहीं होता है। हाँ, हुँ। ये है कि थोड़ा सा वे दूसरी मानसिकता के हैं, तो जादू टोना और इन सब पर भरोसा विश्वास करते हैं। जी। हमारे ज़्यादातर मित्रों के कमेंट आ रहे हैं कि शादी सिखाना ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जी, मुझे भी ज़्यादातर बहुत अच्छा लगा। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है नए शादीशुदा जोड़े में, अगर दोनों अच्छे हैं और मतलब अच्छे का मतलब बुरे इंसान नहीं हैं, तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। और जी, अगर शादी सीख लें, एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख लें, उसके बाद दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करें, तो आधी से नहीं ज़्यादा पहले तो समस्याएँ आजकल की पीढ़ी को तो सबसे पहले ये बात पता ही नहीं होती है कि एडजस्टमेंट क्या है। हाँ, और हाँ, शादी हाँ। में क्यों एडजस्ट, उनका तो ईगो सामने रहता है, लेकिन जब बिल्कुल, बिल्कुल। शादी करते हैं तो ईगो क्लैश करने से तो शादी नहीं चलेगी। ये बिल्कुल, शादी बिल्कुल। सिखाने वाला मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत और इस पसंद आया और मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा प्रचार होना चाहिए कि अब जो मतलब इस समय तो बहुत ज़्यादा ही इश्यू आ रहे हैं बच्चों के बीच जी, में, जो युवा पीढ़ी है उसके बीच में बहुत शादी टूटने के बहुत वो प्रकरण आ रहे हैं, क्योंकि कई बार उस समय एडजस्ट करते हैं, तो उस समय थोड़ा ईगो हर्ट भी होता है, लेकिन बाद में उसके परिणाम दिखाई देते हैं कि वो ईगो हाँ, थोड़ा हर्ट कर लिया, जैसे पौधा है, बीज है
और वो उस समय थोड़ा सा उसको बचा लिया तो एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, नहीं, सबको छाया ईगो देगा। वंदना जी, प्रेम में जी ईगो जी। कैसा? ईगो हाँ, ये भी बात सही। आपसी प्रेम, जहाँ स्नेह बंधन है, जहाँ प्रेम की बिल्कुल बात है, जहाँ सहजीवन की बात होती है, तो वहाँ ईगो कैसा? वहां तो ईगो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। आप अपने जो बिल्कुल। दोस्त खुद चुनते हैं, तो दोस्तों के साथ आपका ईगो क्लैश नहीं करता है। आपको लगता है नहीं अरे नहीं। चलो दोस्त ने ये, अरे मेरा दोस्त है यार, 2 दिन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल तीसरे दिन तो उससे बोलना ही बोलना है। आप स्कूल लाइफ हाँ में बिल्कुल देखिए, तो बिल्कुल। ये बात नहीं वहां नहीं, क्यों नहीं आ पति पाती? पत्नी का नहीं होता, अरेंज्ड मैरिज में क्या होता है, दो परिवारों का ईगो टकरा जाता है। मेरा जी, बेटा मेरी बेटी वो जो ईगो टकराता है ना, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों की, कि मतलब नहीं वहां पे ईगो परिवार, टकरा। और देखिए शादी जैसे में अगर 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 पेरेंट्स ने हस्तक्षेप किया, तो वो शादी बिल्कुल, जरूर खराब होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तो है कि मतलब दोनों को इस चीज को छोड़ना पड़ेगा कि पत्नी के मेरा बीच बेटा में और क्या मेरी हो बेटी रहा वाली। है, उस पे कभी नहीं ध्यान देना चाहिए। हाँ, जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाए, तभी हम्म। आप उसमें अटैच होइए। तो उनकी ये बिल्कुल। बातें मुझे बहुत पसंद आई थी। जी, बिल्कुल। और आपके माध्यम से सभी मित्रों की बहुत जानकारी बढ़ी है, और सब बहुत इसको बहुत रोचक संवाद को बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं, जानकारी को। जी, तो शुक्रिया। अब फिर से कहानियों की ओर लौटते हैं। जी, आपकी कहानी है बॉडी मसाज, जो आपके इसमें 7 रंग 16 अफसाने में है, और ये प्रकाशित भी हुई थी। मेरे ख्याल से कथाक्रम में प्रकाशित हुई थी ये जी, कहानी। तो इस कहानी इसका सब्जेक्ट तो बोल्ड है, लेकिन आपने ट्रीटमेंट बोल्ड नहीं किया है। लेकिन फिर भी जिन्होंने ये कहानी नहीं पढ़ी है, उनके लिए कुछ चीजें मैं पढ़ के बता दूं, ताकि वो कहानी से जी, कनेक्ट कर सकें। थोड़ा जी, थोड़ा अंश पढ़ेंगे। जी, शाम में ऑफिस से छुट्टी के बाद मेट्रो से घर आते हुए संध्या के मन में तूफान उठा था। अभी 2 महीने पहले की बात है। वह शहर के एक रेपुटेड लेडीज जिम में गई थी, अपना फैट कम करने के लिए। वहां क्वेरी के दौरान महिला ट्रेनर ने कहा था कि जिम में फैट कम करने के लिए एक अन्य एक्सरसाइज के साथ बॉडी मसाज भी दिया जाता है, और कस्टमर की डिमांड पर जेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं मसाज के लिए। सुनते ही संध्या तब पसीने से नहा गई थी, और फिर किसी भी जिम का रुख नहीं किया था। वही हाँ, संध्या। वंदना जी, ये जी घटना जी। जो है ना, मेरे साथ ही हाँ हुई हाँ। थी। तो अच्छा अच्छा। उसके तो उसके बाद मैंने आकर के अपने हस्बैंड को भी बताया, और मैंने कहा ये जो तुमने जिम जाने का मुझे आइडिया दिया, अब थैंक यू करो, मुझे नहीं जाना किसी जिम में, जैसे है वैसे ही ठीक है। जी जी। तो मतलब आपकी जो पात्र है इसमें कहानी में संध्या, वो थोड़ा पारंपरिक जीवन शैली को अपनाती है, और वो मतलब एडजस्ट करने की तरफ बढ़ी रहती है। और ये आपने मतलब एक नया चीज आपने खुद जानी, तभी आप उसको उस जी, यथार्थ के साथ एक कल्पना लेकर के कहानी बुनी आपने। जी, जी, लेकिन जो है वो नीरू इस बॉडी मसाज को, जो कहानी की दूसरी पात्र है, जो उसको प्रोवोक करती है कि नहीं तुम मसाज करवा लो, तो वो उससे कहती है कि मसाज करवा लो। और एक पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता है कि वो सोचती है कि हाँ करवा लेते हैं, फिर वो नहीं, जब वो उसकी ड्रेस देखती है नहीं करवाती। लेकिन नीरू और नीरू जैसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बॉडी मसाज करवाती होंगी, ये एक सत्य है। तो जबकि ये हाईली एजुकेटेड हैं, एमएनसी में जॉब कर रही हैं, और इनको किसी तरह से इनका शोषण नहीं हो रहा है, लेकिन ये पुरुष के पैर पे पैर रखने के कारण ये जो मतलब उनके बुराइयां भी अपना रही हैं। एक तरह से देखा जाए, जो पुरुष वर्ग में बुराइयां उनको अपना रही हैं, तो क्या स्वतंत्र स्त्री कहीं ना कहीं स्वच्छंद स्त्री की तरफ चल पड़ी है? देखिए, ये एक जी। ऐसी चीजें हैं कि हम्म। इसके लिए आप स्वच्छंदता या बुरा, इसके लिए हम जज नहीं कर सकते कि ये बुरा जी है जी। या बुरा नहीं है। वो एक क्षणिक सुख होता है। तो हम्म। अगर इस क्षणिक सुख में आपको आनंद, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और आपका मन उसको करने के लिए स्वीकारता है, तो हम्म। ठीक है, आप कर रही हैं, तो उसके लिए हम कैसे उसको जज कर सकते हैं। दूसरी बात हाँ हाँ। कि आपने कहा कि उसका जो अंत था, वो पारंपरिक नहीं, वो पारंपरिक अंत नहीं था। वहां मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक स्त्री के अंदर भी निर्णय लेने की क्षमता होती है। हाँ, निर्णय वो लेने तो की है। क्षमता ये कि वो मतलब पहले निर्णय लेती है कि हाँ ठीक है, मुझे हम्म। करवाना है,
लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं, ये निर्णय लेने के बाद अगर मैं करवाती हूँ तो इसका मतलब कि मैं तो शरीरवादी हो गई, या कुछ इस टाइप की बात उसको आती, क्योंकि उसके पहले कुछ गाने की पंक्तियां भी हैं, तो वो जो गाने की पंक्तियां हैं वो मतलब प्योरली ये दिखाती हैं कि एक स्त्री 4 लड़कों के साथ और मतलब ये कर रही, वो करना चाहती है, और वो कहती है किस मी एंड कुछ भी इस टाइप की है पंक्तियां। तो अंग्रेजी गाने की पंक्तियां हैं। तो वो जो शरीरवाद है और भोगवाद है, उस उस चीज को ये नकारती है, और अपने हाँ आप बिल्कुल। को स्त्री एक शरीर नहीं है यह स्थापित करती है कि स्त्री केवल एक शरीर नहीं है कि उसको जो चाहे जैसे चाहे उसको भोग कर ले। वो लड़का भी आता है तो उसको शरीर की दृष्टि से ही देखता है, तो उसका जो नहीं करना वो पारंपरिक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी सोच की ओर स्त्री को ले जाता है जो कि वो अपने आप को एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करती है। जी, जी, वो तो है, लेकिन ये बहुत सारी स्त्रियाँ उस तरफ जाती भी हैं, तो कहीं न कहीं जब पाठक एक नई चीज़ पढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे पाठकों की जानकारी में नहीं है, कहानी का अंत आपने सार्थक दिया है, उसमें कोई भी वो नहीं है कि वो एक स्त्री अपने को देह साबित नहीं करती है, और बहुत सुंदर कहानी। लेकिन एक पाठक के मन में ये प्रश्न उठता है कि स्त्रियाँ इस तरफ भी जाती हैं, तो वो प्रश्न उस डायरेक्शन में था कि क्या स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदलती जा रही है? कहीं न कहीं ये ऐसा नहीं हो रहा है? हालाँकि ये गलत या वो उसका अपना निजी जीवन है और वो कर सकती है, ये आपकी बात से सहमत हूँ मैं। लेकिन समाज इसको इस दृष्टि से देखता है कि क्या स्वतंत्रता स्त्री की स्वच्छंदता की ओर जा रही है? एक आम पाठक के मन का प्रश्न मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि तब जब तो आम वंदना पाठक जी पढ़ता है। यह भी कहा जाएगा कि पुरुष स्वच्छंदी होते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। जब पुरुष हाँ, स्वच्छंद हो सकता है तो स्त्री क्यों नहीं हो सकती है? जी, वो जी, तो जी। वो भी हो सकती है ना। आप तो फिर यहाँ हाँ, पर जज करने की बात हो जाएगी यहाँ पर, कि आपने पुरुषों को तो कह दिया कि हाँ ठीक है, मतलब स्वच्छंदता उनके लिए नहीं व्यवहार कर रहे हैं, और स्त्रियों के लिए स्वच्छंदता शब्द व्यवहार, स्वच्छंदता मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि उनको उसको बंधन हम लगाएं? पुरुषवादी बिल्कुल, मानसिकता बिल्कुल। कहता है कि उसको बंधन लगाए और उसके लिए निर्धारित करें कि इस सीमा से तुमको बाहर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है भाई? जब तुम जा सकते हो तो एक स्त्री भी बिल्कुल, जा सकती है। वो बिल्कुल। तुम्हारी तरह वो भी अर्न कर रही है, दिमागी रूप से मजबूत है, वो भी थकती है, कुछ भी कर बिल्कुल, सकती है। अगर बिल्कुल, बिल्कुल, स्वच्छंदता है तो दोनों के लिए स्वच्छंदता है, स्त्री और पुरुष बिल्कुल, दोनों के लिए स्वच्छंदता है, नहीं तो फिर दोनों के लिए स्वतंत्रता है। हाँ, वही चीज़ है कि जो बुराई जी, है वो दोनों के लिए बुराई है और जो जी, ठीक है वो दोनों के लिए ठीक है। दोनों के लिए, और जी, इसमें इसमें बुराई और भलाई अगर ना माने और केवल अपना ही जीवन माने तब तो ठीक है, लेकिन अगर बुराई है तो दोनों के लिए है। जी, अगर भारतीय हम निजी भारतीय चयन मानते मानसिकता हैं के तब तो अनुसार, ठीक है। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जो हमारी भारतीय मानसिकता है और हमारा जो हुँ, भारतीय समाज है, उसके अनुसार तो बिल्कुल, पुरुषों को भी एक सीमा बताई गई है। इस बिल्कुल, सीमा से बिल्कुल, बाहर आप नहीं जा सकते हैं, फिर भी पुरुष बिल्कुल, जाते हैं। और बिल्कुल, स्त्रियों को अगर वो जाती है, सीमा का उल्लंघन करती है, तो आप तरह-तरह की बातें बोलते हैं। तो ये 2 तरह का जो मानसिकता है ना, वह नहीं चलने वाली अब। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न किया है वंदना गुप्ता जी ने, तो उस प्रश्न को ले लेते हैं। पॉर्न स्टार कहानी में ल्यूसिड ड्रीम के विषय में आपने और विस्तार से क्यों नहीं बताया? जैसे मीनाक्षी पर ही उसकी प्रक्रिया दिखाई जाती तो पाठकों तक और खुलकर पहुँच पाती। साथ ही हम यह जानना चाहेंगे कि आपको इस प्रक्रिया के विषय में कहाँ से और कैसे जानकारी मिली? जी, वंदना जी, लिसिड ड्रीम जो है वो अभी तक एक कॉन्सेप्ट ही है, और वो सच होगा या नहीं होगा, इसमें अभी थोड़ा इस पर रिसर्च चल रहा है। और अगर ये सच हो जाता है तो हुँ, हुँ। मनोवैज्ञानिक इलाज के लिए बहुत बड़ा एक हथियार मिलेगा, एक ऐसी चीज मिलेगी जो कि बहुत सार्थक सिद्ध होगी, और बिना दवा के भी कई गंभीर बीमारियों, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार लोगों के इलाज किए जा सकते हैं। तो इसमें ज्यादा बताने का चांस इसलिए भी नहीं था कि ल्यूसिड ड्रीम का कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है कि जिस दिन आप बहुत अच्छे सपने देख करके उठते हैं और लगता है कि अरे इस सपने में मैं एकदम खुद महसूस करते हैं कि अरे मैं तो यहाँ था, एकदम उस सपने को सच की तरह जब अनुभूत करते हैं, तो फिर दूसरे दिन देखिए तो आपका मन एकदम हवा में उड़ने लगता है। अगर कोई अच्छा सा सपना देखा और उसमें महसूस किया अरे मैं तो यहीं पर, बहुत प्रसन्न होता है मन। तो अगर ये बात अभी बहुत प्रामाणिक नहीं है,
और इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, और लोग तरह तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ठीक है, मैंने भी एक प्रयोगात्मक तौर पर इसका व्यवहार किया। और लिसिड ड्रीम अगर आता है, आ जाता है, तो फिर समझिए कि वो वरदान है। अच्छा। किसी के लिए भी उस दिन पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाता है। ये तो मैंने महसूस किया है कि ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी अगर आ गया, और मैंने महसूस किया कि मतलब आप उठे पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठे और फिर सो गया, फिर वही अच्छा सा सपना फिर कंटिन्यू हो गया, मतलब आप उस सच में और उस सपने में कोई फर्क नहीं कर पाए, तो देखिए पूरे अच्छा। दिन क्या अच्छा बीतता है। चलिए, तो हम और लोग बुरा सपना आया तो एक अवचेतन में तनाव रहता है और थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है। तो इस अच्छा अच्छा। सपनों का प्रभाव तो बहुत, लेकिन सपनों पर कंट्रोल कि हम केवल अच्छे सपने देखें, अभी तक तो हम्म मुझे सफलता नहीं मिली है। इसलिए हम्म। मैंने इसको थोड़ा लिमिट रखा। बहुत झूठ, अच्छा। मतलब झूठी बातों का ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। ल्यूसिड चलिए, ड्रीम की दूसरा। बात है तो मैं पढ़ती रहती हूँ, और हाँ मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है कि नए नए क्या आविष्कार हो रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तो इससे पता चल गया उसका भी कि इस पर अच्छा भी काम चल रहा है। अच्छा। तो दूसरा प्रश्न वंदना गुप्ता जी का है कि पॉर्न स्टार कहानी का प्लॉट आपको कहाँ से मिला और इस सिस्टम की अंदरूनी बातें आपको कैसे ज्ञात हुई? तो जो आपका सर्च है, जो आपने रिसर्च करा है इस विषय में, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं कि हाँ हाँ पोर्न स्टार कहानी, अगर मैं पोर्न के बारे में लिख रही हूँ तो निश्चित हाँ रूप से हाँ पोर्न के बारे में मैंने बहुत सर्च किया है, बिना हाँ रिसर्च हाँ। किए मैंने नहीं लिखा है। पहली बिल्कुल बात बिल्कुल। है, पोर्न पोर्न के बारे में लिखने के पहले मैंने भी थोड़ा सा पोर्न देखा है, तभी लिखा हाँ है। हाँ। और बिल्कुल। दूसरी बात कि पोर्न के प्रति आकर्षण केवल पुरुषों हम्म। में ही नहीं होता है, स्त्रियों में भी बहुत होता है। वो अच्छा अच्छा। मतलब उस तरह से की एक्टिविटी या उस तरह का, मतलब क्लोथलेस देखना पसंद करती हैं, स्त्रियां भी पसंद करती हैं। इसका अच्छा। मुझे आभास तब हुआ जब हम्म। प्रतिलिपि में काम करते हुए, प्रतिलिपि कॉमिक्स में काम करते हुए, मुझे कई हम्म ऐसी मतलब मेल अक्सर आते हैं कि आप लोग हम्म। आप महिलाओं के भी, कि आप अच्छा इसमें थोड़े से पूर्ण कॉमिक्स डालिए। तो पोर्न कॉमिक्स अच्छा। अच्छा। डालिए तो अगर मानते हैं कि 2 4 10 मेल आएंगे, पोर्न कॉमिक्स डालिए तो मानते हैं कि उसने फेक बनाया। लेकिन अगर ज्यादा मेल आते हैं तो हम तो मानेंगे ना कि वो महिलाओं की तरफ से ही लिखे गए हैं, वे भी जी चाहती हैं। जी। और हम्म। एक बहुत ही ईमानदार बात कहना चाहूंगी, अगर आप पोर्न देख रही हैं, महिलाएं भी हैं, तो एक हम्म। उत्तेजना का अनुभव उसमें महिलाओं को भी होता है। तो अच्छा अच्छा। ये चीज तो पोर्न स्टार का पहला रिसर्च तो मेरा ये था। और जब हाँ मैंने देखा तो मैंने देखा कि उसमें कुछ एक्टिविटी बहुत एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मल हम्म। एक्टिविटी होती है, तो मैंने सर्च किया। आजकल बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, नेट पर भी उपलब्ध हैं कि भाई ये एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे होता है। हम्म। और फिर इस बारे में तो बहुत अधिक गहराई से रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि, तब मैंने जाना कि जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो सच में हम्म। नहीं की जाती हैं, कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष उस तरह की एक्टिविटीज में नहीं होता है, उसके लिए मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स उनके पास तैयार होते हैं। तो मुझे हम्म। लगा ये बात तो सामने लानी चाहिए कि जो देखते हम्म। हैं और इस तरह के एबनॉर्मल एक्टिविटीज भी देखते हैं, तो वो जी। सच नहीं होता है, उसमें वो कहीं सच ना नहीं। कहीं मिलावट होती है, और वो नेट आराम से कर लेता है, उसमें तकनीकी मिलावट होती है। और दूसरी अच्छा। बात कि उसमें जो घटनाएं घटी हैं मीनाक्षी के जीवन में, तो हम्म। ऐसी घटना मेरे आसपास की ही घट चुकी है। और जो लड़की है वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट निर्णय लेती है, हालांकि अभी उसका उस हद तक नहीं गया है, लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई अगर ये लड़की बड़ी होती है और इसी तरह के एब्स्ट्रैक्ट निर्णय लेती रहती है, हम्म। तो एक और दूसरी बात कि मैंने
पढ़ा भी था कि भाई जो पोर्न स्टार होती है, जो भी पोर्न करती हैं, तो कई बार मजबूरियों में महिलाएं करती हैं पोर्न। कई हाँ तरह हाँ, की उनकी बिल्कुल मजबूरियां होती हैं, जैसे कैबरे डांसर की मजबूरियां होती हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी बातें घुल मिल करके सामने आई और मुझे लगा कि नहीं, अगर इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई लड़की निकलती है और फिर हम्म प्यार की लालसा में कहीं फंस जाती है ऐसे व्यक्ति के चक्कर में, जो कि हम्म बहुत ही उसके साथ मिसबिहेव करता है, तो हम्म हम्म वो मिसबिहेव भी इस हद तक कि लेकिन उसकी जिजीविषा को नहीं मार सकता है, तो वो किस तरह उससे बदला लेगी हाँ या हाँ, किस तरह उसके साथ व्यवहार करेगी, क्योंकि जी वो जी, तो डिस्ट्रक्टिव निर्णय ही लेगी ना। उसका बिल्कुल उसके पास न प्यार है, न परिवार है, न ही कोई उसको समझाने वाला, बहुत छोटेपन से वो एकदम ऐसे है, तो डिस्ट्रक्टिव हम्म निर्णय ही लेगी। तो जाहिरी हम्म, तौर पे उसने डिस्ट्रक्टिव निर्णय लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो साहित्य में जो स्त्रियों की जो को के एक देह विमर्श पे भी चर्चा होती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आरोप लगते हैं कि देह विमर्श पे लिखती हैं, ये देह विमर्श ज्यादा करती हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने आपकी जितनी कहानियां पढ़ी, ज्यादातर आपकी कहानी के जो पात्र हैं, जो स्त्री है, वो इतनी विवेक रखती है कि वो बोल्ड जरूर है, लेकिन उसकी एक सीमा रेखा है और वहां तक जाके वो लौटती है। लेकिन देह विमर्श की जो कहानियां हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है, जो इल्जाम महिला रचनाकारों पे लगते हैं, या उसके बारे में अपने विचार बताइए। देखिए, अब तो इस पर आपने ऐसा छेड़ दिया कि शायद लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन जहां जी तक मुझे बात पता है कि अगर आपके अंदर कुछ सेक्सुअल खुद के अंदर कोई अतृप्ति है, तो वो निकलेगी कहीं ना कहीं। तो हम्म हो सकता है मेरी बात पूरी सही ना हो भाई, और जिन हम्म लोगों को बुरा लगा उनसे बहुत क्षमा के साथ मैं कहूंगी कि जो इस तरह का इसका एक रूप आप देखिएगा कि लोकगीतों में जो गालियों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक होता है ना कि सेक्सुअल अतृप्ति होती है, वो किसी न किसी हम्म, रूप में सामने आती है, और बहुत जोर जी, जोर से माइक पर भी वो गालियां दी जाती हैं बिना किसी हम्म, हिचक। तो हाँ हाँ, एक और दूसरी बात एक और भी है इसमें कि जो वीमेन ऑर्गेज्म है, उस पर हम्म, कोई बात नहीं होती हमारे यहाँ, और शायद इस दिशा में बहुत कम महिलाओं को वो जो चरम सुख होता है, वो सिर्फ हम्म, पुरुषों के हिस्से चला जाता है और उनके पास बहुत नहीं होता। तो एक कारण ये हम्म, भी होता है, जब आप दूसरे पुरुष में या तीसरे चौथे में अपना वो ऑर्गेज्म तलाशती हैं, हम्म। ये एक कारण हो सकता है देह विमर्श का, कि बिल्कुल शरीर के बिल्कुल, वैसे तो से लेखन को किसी विमर्श के दायरे में नहीं बांटना चाहिए। एक कहानी एक नहीं कहानी बांटना होती चाहिए जी। है। लेकिन एक कहानी एक अगर कहानी ऐसा होती है, और फिर अगर किसी ऐसा खास, है तो मैं हाँ इसको गलत नहीं कहूंगी, क्यों गलत इसमें भी गलत पुरुषवादी मानसिकता का ही है, जो अपने लिए तो बिल्कुल सोच रहा है, अपने सुख के लिए तो सोच रहा, लेकिन अपने बिल्कुल साथी के सुख बिल्कुल की चिंता उसको नहीं है, और वो उस बिल्कुल लेवल तक उसको नहीं ले जाता है, इतना धैर्य नहीं बिल्कुल, रखता। तो क्योंकि एक इसमें भी कहानी एक, जी बिल्कुल बिल्कुल, एक कहानी एक संवेदना जगाती है, एक बात रखने की जी कोशिश करती है। अगर हम उसको विमर्श के दायरे में डालते चले जाएंगे, तो बहुत सी बातें जो जरूरी बातें हैं, वो उन जी पर एक लेबल लग जाता है, और लेबल लेवल लग लगने के जाएगा बाद ही, और इस बात से तो ये बात सामने आ रही है ना कि भाई महिलाओं हम्म, को भी वो सुख चाहिए। आप अगर बिल्कुल नहीं बिल्कुल दे रहे हैं तो वो सुख, अगर जीवन है तो वो सुख तो तलाशेगी, दूसरे तीसरे चौथे के पास वो सुख तो चाहेगी। हम्म, तो पुरुषों बिल्कुल को समझने की जरूरत है कि ये जो है स्त्री विमर्श बनाम देह विमर्श नहीं है, ये देह विमर्श है तो क्यों है, आप कहाँ कमजोर हैं, आप कहाँ हाँ, जो स्त्री चाह रही है वह आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आप बिल्कुल खुद बिल्कुल समझिए। तो इस तरह से हम आलोचना करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन होते हैं, बात बिल्कुल, सही तरीके से डायरेक्शन में समझने के लिए तो जी जी, थोड़ा धैर्य चाहिए बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि साहित्य में ज्यादातर निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग का बोलबाला रहता है, ज्यादातर कहानियां उन्हीं पे केंद्रित लिखी जाती हैं, पर आपकी कहानियों के जो पात्र हैं वो उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं। ज्यादातर कहानियों के पात्र उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं, तो इसकी इस वर्ग की पीड़ा को लाने की क्या खास वजह है आपको? एक उपेक्षित रहा है साहित्य में, क्यों एक ये वर्ग उपेक्षित रहा है, इसकी पीड़ा कम लाई गई है।
तो इसकी क्या खास वंदना वजह? जी, ये तो मैंने सोच करके नहीं लिखा कि ये वर्ग उपेक्षित है तो इसी वर्ग की महिलाओं के लिए लिखा जाए, क्योंकि मेरा खुद का जीवन उच्च मध्यम वर्गीय रहा है और मेरा बचपन ऐसे ही बीता है। शादी के बाद भी मैंने उसी वर्क को फॉलो किया है। तो आस-पास और जो मेरी कम्युनिटी रही है या जैसे माहौल में मैं पली हूँ, बढ़ी हूँ और आस-पास के लोगों के साथ मिलना-जुलना रहा है, तो मैंने ऐसी ही इसी वर्ग की महिलाओं के साथ ही मेरा उठना-बैठना, मिलना-जुलना रहा और मैंने इसी वर्ग की महिलाओं को गहराई से देखा है। तो इनकी ही पीड़ा को मैं समझ पाती हूँ और मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि भाई छोटी-छोटी बात के लिए कोई पुरुष क्यों कोई स्त्री को डांटेगा या मारेगा। ये बातें मेरे कॉन्सेप्ट में ही नहीं आती हैं, इस तरह की बातें, क्योंकि मैंने एक ऐसा परिवार फॉलो किया है या बाद में भी शादी के बाद भी ऐसे परिवार देखे जहाँ स्त्री इतनी स्वतंत्र है कि वो अगर ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे अभी भी पूछते हैं कि भाई आप छोटी सी बात बिछुआ क्यों नहीं पहनती हैं, तो आप मंगलसूत्र क्यों, क्योंकि भाई ये तो मेरी माँ और मेरी सास ही नहीं पहनती थी, उनको मन नहीं करता था नहीं पहनती थी, क्यों उनको चुभता था नहीं पहनती थी और उनकी सास उनकी मेरी सास की सास ने भी नहीं उनको कहा कि तुम पहनो। तो मैंने एक ऐसा लाइफ स्टाइल फॉलो किया है अभी तक जिसमें स्त्री को पर्याप्त स्पेस मिलता है। अगर उसको कुछ खाने की इच्छा है तो उसको कोई मना नहीं करता है, साधारण सी बात है कि नहीं घर में वही बनेगा जो पुरुषों की इच्छा है और वही सब लोग खाएंगे, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि मेरी सास तो कहा करती थी इस किचन में जो रहता है उसके मन का ही खाना बनना चाहिए, अगर स्त्री खाना बनाती है तो अपने पसंद का खाना बनाकर खाए, क्यों नहीं खाएगी। तो इस तरह की बातें मतलब बहुत खुशनुमा माहौल में रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो पीड़ा होती है एक स्त्री की, तो बस वही मैं समझ सकी हूँ और उससे ज्यादा तो जैसे उन आपने मीर साहब ने मैरिटल रेप का केस उठाया और ये उस स्त्री का दर्द जी आपने बयान किया, बड़ी खूबसूरत कहानी है। तो एक क्वेश्चन और वंदना गुप्ता जी का आया है और वो क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के अंत में लड़की द्वारा उसे स्वीकार लिया गया और उससे भी उसके प्रति प्यार उभर आया, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि एक पढ़ी लिखी स्त्री पर जो संबंध मानसिक विक्षिप्त का थोपा गया हो वो एक ही पल में उसे स्वीकार कर ले? आपने अंत में जल्दी क्यों की? हाँ, ये तो सही बात है और रियल लाइफ में नहीं स्वीकार करती हैं लड़कियां, लेकिन जो मेंटली रिटार्डेड लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, और इसमें बहुत सारे पाठकों ने भी मेरे साथ डिबेट किया कि इतना आदर्शवादी चरित्र आपने क्यों रखा। तो एक तो सबसे बड़ी बड़ी बात है कि इसको स्वीकार, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको स्वीकारने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। उस लड़कियों में भी इतनी उदारता होनी चाहिए कि वो उसको स्वीकारे अपने दम पे। और मैंने ये लिखा है कि उसकी पत्नी सारा रोजगार संभाल लेती है और वो मतलब आगे वो मजबूत है। पति और पत्नी में जो मजबूती से आगे बढ़ सकता है वही बढ़े, ये मेरा एक सही बात है, ये एक आइडियोलॉजी है और ये नहीं होता है बस क्योंकि उनके प्रति मेरे हृदय में बहुत ज्यादा करुणा है, दया है। उन बच्चों को जब मैं देखती हूँ, मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें एक विंग मेंटली रिटार्डेड बच्चों का भी होता है और जब उन सारे बच्चों को देखते हैं तो बहुत उनके भोलेपन पर और उनके मतलब क्या कहें अक्षमता पर मुझे बहुत दया आती रही शुरू से। देखते देखते ऐसा हुआ कि मैं उनसे इतना इन्वॉल्व हो गई तो शायद उस लड़की की पीड़ा रह गई जिसकी शादी उसके साथ हो गई है और सबसे ज्यादा जो मेरी दया है या पक्षधरता है वो उस बच्चे की ओर चली गई जो मेंटली रिटार्डेड है। जी, ये कहेंगे कि ये मेरी लेखनी का संतुलन जो मेरे भावना में था वो आया है उसमें। अच्छा, तो देवांश कहानी के विषय में भी बात कर लें, क्योंकि देवांश कहानी आपकी शिल्प के हिसाब से मुझे लगता है आपकी बेहतरीन कहानियों में से एक है, जिसमें आपने उन पुरुषों पे भी एक उँगली उठाई है जो स्त्री विमर्श करते हैं और जो अंदर से
स्त्री विरोधी होते हैं, लेकिन विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। तो उसका एक अंश पढ़ करके जी। बताते हैं। देवांश लिखता था स्त्रियों के अधिकारों की बातें, कहता था, पर उसे कोई स्त्री लेखन कभी रास नहीं आता। हर किसी में सदैव खोट निकालना उसका जैसे शौक सा हो गया था। इसके बावजूद स्त्रियां जो उसके इर्द गिर्द थीं, वे उसके पास ही रहना चाहती थीं। एक अद्भुत आकर्षण था देवांश के व्यक्तित्व में। वह उन्हें दुलराता, अनाप शनाप कहता, दुत्कारता, अनाप शनाप कहता, लेकिन उसकी बातों को लगभग अनसुना कर स्त्रियां हंसते हुए उसके साये से लिपटी रहती। देवांश ने अपने जीवन में ऐसी स्त्रियों को कोई महत्व न दे रखा था। तो एक तरफ से देवांश का एक ये कैरेक्टर है कि वो जो लिखता तो स्त्रियों के हक की बातें हैं, लेकिन वो स्त्रियों के एक्चुअल में स्त्रियों का विरोधी है और उनको दुत्कारता है, उनको डांटता डपटता है, चाहता है उसके आसपास घूमती रहें। इसमें दो साइकोलॉजी, एक तो देवांश की वर्क कर रही है और स्त्रियों की भी वर्क कर रही है कि वो ऐसे पुरुष के आसपास क्यों रहना पसंद करती हैं। जी। तो इस बारे तो में थोड़ा सबसे बड़ी बात कि मित्रों को ऐसे बहुत जानकारी दें। जी, हाँ, बहुत सारे चरित्र आपको मिल जाएँगे जिनके साहित्यिक चरित्रों में और जी, जिनके घरेलू चरित्र में घरेल में उनके व्यवहार में बहुत इस तरह का फ़र्क होता है। उनके जी, साहित्यिक चरित्र काफ़ी अच्छे रहेंगे, स्त्री को सम्मान देने वाले रहेंगे, लेकिन वही व्यक्ति जब घर आता है, तो घर की स्त्रियों के लिए वो हमेशा असम्मानजनक बातें करता है। तो एक तो इससे लिया गया, समाज से लिया गया ये चरित्र है और एक नहीं कई उदाहरण हैं ऐसे। वो घर के बाहर जाएँगे तो लोगों के बीच चर्चा करेंगे तो स्त्रियों के लिए बड़ी-बड़ी बातें करेंगे कि भाई हाँ, स्त्रियों को ऐसे चलना चाहिए वैसे और घर आएँगे तो अपनी बेटी को ही दुत्कारेंगे। तुम दुपट्टा लेकर आज क्यों नहीं गई थी? या तुमने ऐसे क्यों हाँ, नहीं? छोटी-छोटी बातों में उसपे बिल्कुल, बंधन हो जाएँगे। तो ये जो बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा चरित्र है पुरुष का कि वो हाँ, अपने हाँ। ऊपर एक मुखौटा पाल लेता है अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए और हुँ। स्त्रियों के विकास की बात करता है, उसके बहुत अच्छे ओहदे की बात करता है, लेकिन घर में आने के बाद वही बदल जाता है। अपने घर में ये हुँ, बात बहुत ज़्यादा उठती है कि एक सफल स्त्री अगर दूसरे की बीवी हो, तो वो अच्छी लगती है, लेकिन खुद की बीवी खुद से ज़्यादा सफल पुरुषों को कभी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये हुँ, तो मतलब एक मेंटालिटी है अपने हमारे पुरुष समाज में जो हम उनका गुलाम है, स्त्री तो गुलाम सदियों से रही है पुरुषों की, तो अपने गुलाम को उस तरह से देखना तो और स्वीकार कर लेना, देखना तो ठीक है, देखकर लंबी-लंबी बातें कर दिए, लेकिन उसको जी। स्वीकारना बहुत कठिन काम है। हाँ, हाँ, आज बिल्कुल, बिल्कुल। की पुरुष बदल रहे हैं और इस तरह की चीजें बदल रही हैं, लेकिन इस ये बदलाव बहुत धीमा है। और दूसरी हाँ, बात, जो हुँ। मैंने कही है कि स्त्रियाँ वहाँ उसके पास रहती ही थी, जबकि वो दुत्कारता था। तो गुलामों की हुँ, एक मेंटालिटी होती है कि उन्हें अपनी स्थिति में ही बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तुम डाँट रहे हो तो क्या हुआ? तुम आकर्षक हो या कुछ भी हो, तो वो उसकी ओर खींचती चली जाएँगी। क्योंकि हुँ, उनकी मेंटालिटी ये है कि पुरुष इतना तो दुत्कारेगा ही और उसके जी, बाद भी वो मुझे कुछ न कुछ देगा। तो ये एक बिल्कुल। गुलामों की जो मेंटालिटी होती है ना, तो उसी हुँ, वही मानसिकता है, गुलाम की मानसिकता से बाहर निकल बहुत हुँ, मुश्किल है। अ, बिल्कुल। धीरे-धीरे निकलेंगे। जैसे वो कहा जाता है कि पिंजड़े से पक्षी को आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन उसके हृदय से पिंजड़े को निकालना, उसके मन से पिंजड़े को निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हाँ। जैसे मनोवैज्ञानिक टर्म भी है इस पे, स्टॉकहोम जी, सिंड्रोम, जिसमें जी, इंसान अपने अब्यूज़र से प्रेम करता है। तो जी, वही स्थिति कहीं न कहीं स्त्रियों की भी है और जैसा जी। कि ये लिखते हैं ना, जैसे मैं आप कई महिला। स्त्रियाँ कहती हैं कि वंदना जैसे कई स्त्रियाँ कहती हैं कि हाँ ठीक है मेरा पति मारता है तो क्या हुआ? वो मुझे ना मारता है। उन्हें मार खाना हाँ, भी पसंद है अपने पति को। हाँ, उनको हाँ, अपनी बिल्कुल। स्थिति में दूसरा परिवर्तन पसंद ही नहीं है, वो मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। बल्कि बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। मेरी एक महिला वकील से बात हो रही थी, उन्होंने कहा वीना जी हम तो मतलब रो देते हैं, एक जर्नल में एक सर्वे आया था, बहुत ही रोंगटे खड़ा कर देने वाला सर्वे था महिलाओं का, कि हुँ, हुँ, वे अपनी गुलामी की स्थिति से खुश हैं, उन्हें बदलाव नहीं चाहिए और जो लॉ है कि उनके पक्ष हुँ, में घरेलू हिंसा को लेकर के, उसको वो हुँ, इसीलिए अप्लाई नहीं करना चाहती हैं, कि वो अपनी बिल्कुल, स्थिति से बिल्कुल। जैसी भी है, उसमें वो बने रहना चाहती हैं, उसी में वो खुशी महसूस कर रही हैं। तो इस तरह की बिल्कुल, बातें बहुत ही कंट्राडिक्ट बातें हैं इसमें।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इसमें भी वो लिखता है ना देवांश, मैं आप महिला कवित्रियों की तरह बकवास लिखता नहीं हूँ, मेरी कविताएँ कालजयी होती हैं। तो ये जी। जो ईगो उसका है वो भले ही वो स्त्रियों के लिए लिखता हो, लेकिन उसको लगता है जबकि मतलब पूरा स्त्री विमर्श इसी बात पे है कि स्त्री जब लिखेगी तो भोगा हुआ सच लिखेगी, और वो उस भोगे हुए सच को नकार करके उसको लगता है कि वो कालजयी रचनाएँ करता है। हाँ, बहुत यही। सारे लोगों को ये बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पुरुष अच्छा नहीं लिख रहे हैं स्त्रियों के ऊपर, बहुत अच्छी रचनाएँ भी आ रही हैं। लेकिन कई बार इस तरह की भी घटनाएँ घटती हैं। जी, तो जब जी। बात कविताओं की हुई है कि देवांश कालजयी कविताएँ रचता है, तो एक प्रश्न आपसे ये भी पूछेंगे कि आप शुरू में कविताएँ लिखती थीं और हम लोग चूँकि जुड़े हुए थे तो रोज़ एक कविता आप लिखती थी, रोज़ एक कविता मैं लिखती थी। तो एक वो भी समय रहा है हम लोग का। जी। तो आप अपना पहला तो आप उपन्यास लेके आई, जबकि लोग पहले कविता संग्रह लाते हैं, फिर कहानी संग्रह लाते हैं और फिर उपन्यास लाते हैं। तो आपकी यात्रा रही पहले उपन्यास की, फिर कहानी संग्रह की, और अब उपन्यास फिर से आ रहा है, कविता संग्रह तो अभी आया नहीं है। तो ऐसा क्यों किया आपने? कविताएँ मैं लिखती तो थी, लेकिन मैं अपनी कविताओं से कभी संतुष्ट नहीं हुई। मुझे लगा नहीं कि ये कविताएँ इतनी अच्छी हैं कि ये संग्रह रूप में आएँ। अब पता नहीं आप लोग उनकी उसकी तारीफ़ करते थे, लेकिन मुझे कभी हुँ, लिख कर के अंदर से संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ। और हुँ, हुँ, जहाँ तक उपन्यास की बात है, तो उपन्यास का पूरा ही जो थीम था, वो मेरे आँखों के सामने घट रहा था। और मैं उसमें उपन्यास में सुधा का जो चरित्र है, उसको हुँ, हुँ, लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि सुधा को उसकी जो मालकिन होती है, उसकी माँ की जो मालकिन होती है, अमृता, वो एक हुँ, नया रास्ता सुधा को दिखाती है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और दुर्भाग्य से ये काम मैंने ही किया हुआ था, और उसको हुँ, और वो लड़की जो सुधा के रूप में है, उस लड़की को गलत रास्ते पर या खुद को बर्बाद करते हुए भी अपनी आँखों से देखने के बाद मेरे अंदर एक बेचैनी सी थी कि मुझे हुँ, हुँ, और मुझे बार-बार ये गिल्टी होती थी कि मैंने इसके साथ शायद बुरा कर दिया। एक रास्ता दिखाया कि वो उसको ब्यूटी पार्लर में ले जा करके और इंट्रोड्यूस किया कि भाई इसको ब्यूटिशियन का कोर्स करा दो। तो मैंने उसके लिए अच्छा किया या बुरा किया, ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मथता रहा, और इसलिए वो रचना सामने आई, उपन्यास जी, सामने बिल्कुल। आया। और जी। उसी में मुझे याद है समीक्षा में मैंने लिखा भी था कि ये तिराहा जो है वो स्त्री के सामने था, है और रहेगा। उसको जी, 3 जो है रास्तों में से एक चुनना ही पड़ेगा, या तो सुनना वो ही अपना पड़ेगा। जी, संघर्ष चुने, या चुपचाप रह के इस परिस्थितियों को स्वीकार करे, या फिर जी, ऐसा हो जाए कि वो बिल्कुल गलत दिशा में चली जाती है। तो जी। ये स्त्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस तिराहे में से कौन-सी राह चुनेगी। कौन-सी राह चुनती है? जी। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं आपकी कहानी अना की। अना कहानी में आप पाषाण काल में चली जाती हैं। तो इस पाषाण काल में जाके आप क्या सूत्र लाती हैं आज की स्त्री के लिए? देखिए, मैंने एक डिस्कवरी पर देखा था, डॉक्यूमेंट्री देखी थी, पाषाण काल जी। की। तो उस हुँ, हुँ। डॉक्यूमेंट्री में यह बात बताई गई थी कि उस समय शिकार महत्वपूर्ण था जीवन यापन के लिए भी, हर चीज़ के लिए शिकार का बहुत बड़ा स्थान था। और हुँ, हुँ। उसमें पत्थरों को नुकीला करके और औजार बनाए जाते थे शिकार के लिए। तो हुँ। उसमें महिलाएँ भी जाती थी शिकार के लिए पुरुषों के साथ। हुँ, हुँ। लेकिन वो करते क्या थे कि महिलाओं, क्योंकि उनके बच्चे होते थे और वे धीरे-धीरे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाया करती थी, तो फिर पुरुषों को जो शिकार अपना करके लाते थे, वह शिकार हुँ, उन्हें हुँ। उनके साथ बाँटना पड़ता था और उनको अपने ऊपर आश्रित रखना पड़ता था। तो यह उनके लिए हुँ। बोझ की तरह लगता था, और तब वे महिलाओं को लेकर जाते थे शिकार पे, और उनको किसी पहाड़ी जगह से या किसी ऊँची जगह से ठेल दिया और मार दिया जाता था। ये फैक्ट है इतिहास का। तो हुँ, जब हुँ। ये फैक्ट मैंने देखा, मेरे अंदर एक गजब सिहरन आ गई, दुःख आ गया कि अरे! महिलाओं का मतलब जन्म इसलिए हुआ था, एक उनका परिवार बढ़ाएँ और उनके साथ शिकार पे जाकर के शिकार करके लाएँ, और अगर इस काबिल नहीं हुए, ना तो परिवार बढ़ाने के काबिल हुए, ना शिकार करके लाने के काबिल रहे, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए, क्योंकि बच्चे हो रहे हैं तो स्त्री तो कमज़ोर होगी, अपना जो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक शक्ति पुरुषों के बराबर उसकी नहीं रहेगी, कम होगी।
लगातार 1, 2, 3 नहीं, मतलब 15-20 बच्चे भी होते थे, जितने हो सकते हैं होते थे। बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है, अब इसको शिकार लाकर भी खिलाना पड़ेगा या कुछ इस तरह का। तो इसका मतलब उसका अस्तित्व ही इस बात से उपजा कि वो पुरुषों के लिए और उनके लिए कुछ कर रही है, तभी उसका बना रहना जरूरी होता है, और नहीं तो फिर उसको खत्म कर दिया जाए, यानी उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक गुलाम जो मेरे काबिल है, जो मेरे अनुसार मेरी सारी बातें पूर्ति करता है, जो मेरा सब कुछ कर सकता है, तो वो ठीक है, उसका बने रहना ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको खत्म कर दूंगा। इससे मतलब भयानक पुरुषवादी मानसिकता तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो पाषाण काल की स्त्री थी जो कि शायद विद्रोह नहीं कर पाई हो या नहीं की, और वो पाषाण काल का पुरुष था जिसने गुलामों से भी बदतर जिंदगी दी एक स्त्री को। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि आज की स्त्रियां, बुरा मत मानिएगा भाई, जिनको बुरा लगे, कि आज की स्त्रियां भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पुरुषों के पास किस हद तक पुरुषों के मन की बातें करती हैं। पुरुषों को जो अच्छा लगे कि वो खुश रहेगा, मेरा पुरुष खुश रहेगा, तो मुझे ये सुविधाएं प्राप्त होंगी, क्यों करती हैं। ये सारी बातें मिलजुल करके मेरे सामने आई, और कई बातें ऐसी होती हैं उनको मन को नहीं अच्छी लगती, वे करना नहीं चाहती हैं, लेकिन इसलिए करती है क्योंकि मेरा पुरुष खुश रहे। क्यों भाई, आप तो मतलब पुरुष ने तो वही गुलाम का वही जगह तो स्त्रियों के लिए वही रखी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप पाषाण काल में गई हैं, एक इंग्लिश राइटर है मार्गरेट एटवुड, वो जो है हैंडमेड्स टेल लेकर के आते हैं, जिसमें वो भविष्य में जाते हैं, स्त्रियों के भविष्य में। तो जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से मतलब महिलाएं देर उम्र में शादी कर रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्त्रियों की जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो कम होती जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा कि जब स्त्रियां बहुत कम ऐसी बचेंगी जो बच्चे संतति को उत्पन्न कर सकें। तो वहां फिर पुरुष दास बनाता है, स्त्रियों को दो भागों में बांटता है, एक वो जो संतति उत्पन्न कर सकती हैं और एक वो जो नहीं कर सकती। तो जो नहीं कर सकती उन्हें उनकी सेवा करनी है, और जो संतति उत्पन्न कर सकती है उनके साथ जो अत्याचार होता है, वो नॉवेल पढ़ के एकदम जो है वो डर सा लगने लगता है कि क्या स्त्री को अब अगर अभी भी नहीं चेती स्त्री, तो वो कब चेतेगी क्योंकि फिर तो इस भविष्य की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको संतति पुरुष को चाहिए और स्त्री ही के पास संतति उत्पन्न करने की क्षमता है। तो जो अत्याचार उस पर होता है, ये ठीक है कि कुछ औरतें उनकी सेवा करती हैं, लेकिन जिस अत्याचार से वो बच्चे आते हैं धरती पे, वो सब बहुत भयानक है। तो इस तरफ भविष्य में इस तरफ बढ़ने से पहले स्त्री को थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने मन की बात कहना करना सीख ले। हाँ, और संतति जो बात अभी आपने कही, मातृत्व, तो मातृत्व में सिलेक्शन का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई स्त्री चाहती है कि मुझे मातृत्व चाहिए, तभी उसे ठीक है वो उधर जाए, और कोई चाहती है कि उसे नहीं चाहिए, तो जबरन उधर नहीं ठेला जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस का, और इसमें जो है ये चल रहा है कि ये स्त्री का अधिकार है कि वो अपना चुने कि वो मातृत्व चाहती है और किस उम्र में चाहती, क्योंकि एक बच्चे को जन्म दे देना ही पर्याप्त नहीं है, उसको परवरिश भी देनी पड़ती है। अगर तैयारी नहीं है तो उसको परवरिश क्या देगी। एक बात और जो मैं कहूंगी कि मातृत्व के लिए शादी अनिवार्य ना हो, अगर वो बगैर शादी के भी किसी के साथ चाहती है कि वो संबंध बना करके और एक बच्चे की माँ बने, तो समाज को इसकी भी स्वीकृति देनी चाहिए, क्योंकि मातृत्व जो है वो फंडामेंटल राइट है स्त्री का। तो इसमें आप अगर ये बंधन क्यों लगाते हैं कि इसी पुरुष, अगर वो शादीशुदा नहीं है और फिर भी बच्चे चाह रही है तो उसको किसी के साथ शादी करनी होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, यह चीज जो है वो गलत है। हाँ, मदर का जो सरनेम है वो भी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सरनेम का सारा झगड़ा हो जाता है। सरनेम की वजह से ही स्त्री पे अत्याचार होते जा रहे हैं। जो उपनाम लग जाता है ना, उसकी वजह से ज्यादा ही हो जाता है कि वंश कौन चलेगा, कहाँ जाएगा वो वंश, जिसका खुद को भी ध्यान नहीं रहता है। वंश के नाम पर देखिए कितनों को पता है कि किसका वंश क्या था। सिंपल सी बात है, माता पिता का भी नाम सिर्फ वही होता है कि नौकरी के कागज पे आपके फादर कौन है, आपकी मदर कौन है,
बस उसके बाद तो फिर जो व्यक्ति होता है उसी का तो नाम चलता है। वंश कहाँ से, माँ बाप तक की बात लोग नहीं जानते, कितनों के माता पिता के नाम आप यहाँ पर कितने लोग हैं जो मेरे माता पिता के नाम जानते हैं, या वंदना जी आपके माता पिता के नाम कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इवन जो अब मेरे हस्बैंड है उनका नाम अभी मेरी कम्युनिटी में कौन जान रहा है, साहित्यिक कम्युनिटी में कितने लोग जान रहे हैं। तो जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वही परमानेंट होता है, वही सामने आता है, वही चलता है। और अगर वंश की अवधारणा अगर कहीं है तो इससे ज्यादा बकवास अवधारणा तो कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकती। बिल्कुल, हम लोग डॉक्टर सुनीता जी का एक प्रश्न ले लेते हैं। हमारे गांव में एक लोधी दादा हैं, उनकी पत्नी ने 11 बच्चे पैदा किए, सबके सब लड़के हैं, उनकी 11 बहुएं, सबका नाम किसको कैसे याद रहा, ये हम आज तक सोचते हैं। किस्सा बड़ा है, कभी लिखूंगी। तो ये तो होता है जब बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं तब ये तो प्रॉब्लम होती है। एक हम लोग के ही रिश्तेदार थे, उनके 6 बच्चे थे, तो वो यही कहते थे कि मतलब कि पहले दूसरे बच्चे की तो याद रहती है बर्थडे, और बाद में फिर याद भी नहीं रहती कि बर्थडे कौन से दिन पड़ी। तो ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। अच्छा, वंदना गुप्ता जी कह रही हैं, आप तो उस दौर की बात कर रही हैं जिस दौर में हमारे बच्चे हुए, उस दौर में भी कईयों के आधा दर्जन बच्चे पैदा किए जाते हैं। अब बच्चों वाली जो है, हम बच्चों वाली चर्चा को अब यहाँ से विराम देते हुए आगे चलते हैं बच्चों पर ही। तो बच्चों से रिलेटेड आपने 2 कहानियां लिखी हैं, अर्णव और अनिमेष, जहाँ अनिमेष जो है वो बहुत ही यथार्थ के करीब मुझे दोनों कहानियां अच्छी हैं, बहुत लगी, क्योंकि जब बच्चा सुसाइड तक भी जाता है तब भी माता पिता जो है ये सोच रहे हैं कि उनकी परवरिश गलत हो गई, उनसे क्या कमी रह गई हो, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। और जो आजकल बच्चों पर प्रेशर पड़ रहा है जिसके कारण बच्चे सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, वो है। दूसरी कहानी अर्णव है, जिसमें बच्चा वीडियो गेम खेलता है और वो माता पिता में से उसको प्रिंसिपल बुला के कहती हैं कि इनमें से एक नौकरी थोड़ी छोड़े, थोड़ा बच्चे को समय दे। तो उसमें माँ जो है ये त्याग करती है। हालांकि ये सच्चाई तो यही है कि माँ ही त्याग करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कई महिला पाठकों को बुरी लग जाती है कि माँ ने क्यों त्याग किया, वो स्त्री अपना जॉब क्यों छोड़े। देखिए, स्त्री अपना जॉब क्यों छोड़े, बच्चा सबसे ज्यादा करीब अपनी माँ के ही पास रहता है। जब से बच्चे का एक अस्तित्व आता है वो माँ से के पास ही आता है, और बच्चे को किस राह पे मोड़ना है या माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि पिता कितना भी करीब रहे, उसके और बच्चे के बीच में एक जो 9 महीने वाली जो दूरी होती है ना, वो दूरी तो बनी ही रहेगी, वो कभी उसके करीब नहीं है। और माँ के मन में बच्चे के लिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए वह सब कुछ कर सकती है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो ये तो मतलब एकदम परम सत्य है। एक बच्चे को अगर बुखार होगा, ठीक है, पिता भी दौड़ धूप करता है दवाइयों के लिए और उसके, लेकिन जब माँ का जो हाथ है बच्चे के सर पे जाता है तो बच्चे को लगता है जैसे आधा दुख तो वहीं हर लिया गया उसका। तो माँ का एक स्पर्श भी बच्चे को बहुत कुछ दे जाता है। तो ऐसे में और ये सारी चीजें जो है, माँ का नौकरी छोड़ना बच्चे के लिए, तो ये मेरी नजर से स्वाभाविक है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा ही भावुक हूँ। और बच्चों में कोई भी कमी, कोई भी इस तरह की चीजें होती हैं तो माँ को ही करना चाहिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। हो सकता है ये दूसरों को गलत लगे, और अपने अपने ये अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं तो गलत भी हो सकता है, लेकिन माँ से जो बच्चे का जुड़ाव है वो तो पिता का या दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मोहम्मदी, अब हम लोग फिर कहानी से उपन्यास की ओर चलते हैं ताकि वो बनी रहे रोचकता की अगला प्रश्न कहाँ से आ रहा है, मित्रों में भी बनी रहे। तो अब मोहम्मदी लिखने का ख्याल आपको कैसे आया, आपने इनको क्यों चुना? मोहम्मदी में बेगम हजरत महल के बचपन का नाम है। बेगम हजरत महल 1857 की योद्धा थी, और लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, दूसरी बेगम थी।
तो ये देखिए, मैं ये मानती हूँ कि उपन्यास के जो पात्र होते हैं ना, वो खुद आपको चुनते हैं और खुद लिखवाते हैं आपसे अपने उपन्यास। तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है और कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें कि मुझे ऐसा लगा कि बेगम ने मुझे खुद ही चुना। और बहुत दिनों से लखनऊ और उसके अवचेतन में चल रही थी बातें, और फिर हुआ कि आंखों के आगे नवाबी माहौल आना शुरू हो गया खुद ब खुद। एक जो होता है, मैं ये मानती हूँ कि रचनाकार ठीक है, सिर्फ एक जरिया है, और रचनाएं बस कहीं से जन्म लेती हैं, कहाँ से लेती हैं यह एक अज्ञात है। तो आंखों के आगे नवाबी माहौल आ जाना अचानक, और फिर मुझे मेरा चौंक जाना, और इसी तरह से काफी थोड़ा अरसा हुआ इस तरह का चलते चलते। और मैं एक दिन लेटी हुई थी बेड पर, तो मेरे बगल में आकर के बेगम हजरत महल ऐसा लगा कि बैठ गई हैं, और वो कह रही हैं कि आप मेरी कहानी लिखिए। तो और ये एकदम सच्ची घटना है, लिखने के दौरान भी उनसे बेगम से कई बार बातें हुई। तो इस तरह का जो रचनाकार की जो कल्पनाशीलता कहिए, या ये जो ट्रॉमा में जाने की स्थिति कहिए, इसी ट्रॉमा में जाने की स्थिति ने मुझे बेगम हजरत महल पर उपन्यास लिखने को प्रेरित किया। अच्छा, तो इसको लिखने के दौरान कोई रोचक संस्मरण हो तो बताइए, जी, साझा सबसे करिए पहले मित्रों तो के साथ। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब मैंने लिखना शुरू किया, तो काफ़ी अध्ययन किया, और जहाँ भी ये खैर लखनऊ में तो कई जगहें ऐसी हैं जो कि नवाबी काल से जुड़ी हुई हैं, और उन जगहों पर लगातार बराबर आना-जाना होता ही है। ये अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब मैंने लिखना शुरू किया, तो 100 150 लगभग 150 पन्ने लिखने के बाद मुझे लगा कि बेगम इसमें ठीक से उतर नहीं रही हैं, या जो कुछ जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से आ नहीं रही हैं, तो बल्कि दूर बैठी हुई मुझे देख रही हैं। तो मुझे अच्छा। लगा कि नहीं, ये बात बनी नहीं, और मैंने वो सारे 150 पन्ने फाड़ दिए। फाड़ देने ओ। के बाद जी, और थोड़ा लगता भी है 150 पन्ने लिखने के बाद फाड़ना, लेकिन मैंने उसको फाड़ दिए, ताकि नहीं, जब तक बेगम अच्छे से नहीं आएंगी तब तक लिखना बेकार है। और फिर इस तरह से करते हुए एक शाम फिर बेगम से बात हुई। मैं बहुत परेशान थी, इस बीच में और भी 2-3 किताबें खोज कर पढ़ी उस युग की, लेकिन फिर परेशानी और बढ़ती गई, और मैंने कहा कि ये कैसे होगा, बहुत बेचैनी की हालत थी। तो एक शाम बेगम बेगम से बातें हुई, और बेगम ने कहा कि आप केवल एक प्रश्न पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि जब नवाब वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी हुई, तो वो अपने साथ कलकत्ता अपनी माँ और अपनी पहली बेगम आलम आरा को लेकर के गए, लेकिन वो लखनऊ जिससे वो जी जान से ज्यादा चाहते थे, अपने आप से ज्यादा चाहते थे लखनऊ को, उस लखनऊ को उन्होंने मेरे हवाले क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं लेकर गए, और क्यों कहा कि भाई अब आप यहाँ दे रहिए। तो इस बात पर गौर करते हुए तो फिर मुझे यह समझ में आई बात कि बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह का जो प्रेम था वह मायने रखता है। और बेगम हजरत महल के दिल में जो अपने नवाब के लिए जो प्रेम था, उस प्रेम को मुझे महसूस करना होगा, और जितना प्रेम बेगम ने नवाब से किया था, वो प्रेम मुझे भी नवाब वाजिद अली शाह से करना होगा। और मैंने इसके लिए फिर नवाब वाजिद अली शाह की शायरियां पढ़ी, उनकी गजलें पढ़ी, ठुमरियां सुनी, संगीत की बारीकियां पढ़ी, कथक की बारीकियां पढ़ी। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत मौजूद है, कथक के कई स्टेप्स देखे, उनकी बारीकियों को समझा। और जब नवाब वाजिद अली शाह पूरी तरह से मेरे अंदर आ गए, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, और इस बार बेगम अपने पूरी शान से जी। उपन्यास में आई। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत इंतज़ार है आपके उस उपन्यास का। और कोई अगर आप कविता सुनाएँ, तो आपने चूँकि कविताएँ भी लिखी हैं, तो एक आध कविता सुना दीजिए मित्रों को। जी, कविता, अच्छा, मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपनी कविताओं से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, और मुझे कौन सी कविता सुनानी चाहिए ये भी मैं
थोड़ा-सा अभी इस लाइव से पहले मैं सोच रही थी कौन-सी कविता सुनाऊँ, लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पा रही थी कि कौन-सी कविता सुनाऊँ। अभी भी अच्छा, मैंने 2 कविताएँ गौतम बुद्ध पर केंद्रित करके लिखी, एक यशोधरा पर और एक गौतम बुद्ध पर। तो पहले यशोधरा सुनाती हूँ, फिर गौतम बुद्ध के बारे में भी सुनाऊँगी। जी जी जी। पलक देखती हूँ तुम्हारी तस्वीर बुद्ध, ढूंढने के लिए यशोधरा को। हमेशा की तरह मेरी नजर टिक जाती है तुम्हारे ओठ के कोनों पर दबी मुस्कान पर। मुस्कान की मौन मुखरता हावी होती जाती है मेरी चेतना में। मुस्कान की मौन मुखरता हावी होती जाती है मेरी चेतना पर। विस्तार और विस्तार में डूबती जा रही हूं मैं, उस मुखर मौन के विस्तार के में। वंचितों दरिद्रों का विशाल हहराता समुद्र है, जिन्हें तुम्हारे मौन की आवाज होना है। मैं ढूंढती हूँ यशोधरा को, नहीं मिलती मुझे। तुम्हारा मौन गहराता जाता है, मेरा अस्तित्व उसमें डूबता जा रहा है। मैं चैतन्य होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा मौन मुझे अपने में समाहित किए जा रहा है। यशोधरा कहाँ है वह? मेरा सवाल अब मुझे दहने लगता है। मैं चिल्लाती हूँ, यशोधरा। मेरी आवाज की लय टूटने लगती है। खुद को असहाय महसूस करते हुए मैं इस तंद्रा से बाहर आना चाहती हूँ। तभी एक शीतल स्पर्श मुझे बुलाता है। आंसुओं पर विजय पाई हुई निखरी ओजस्वी मुस्कान मुझे घेर लेती है। मधुर आवाज गूंजती है मन के पार। मैं यशोधरा, बुद्ध से अलग अस्तित्व में सांस ले रही, हर एक स्त्री में, तुम में, तुमसे पहले की स्त्री में और तुम्हारे बाद की स्त्री में भी। कविता यही खत्म हो जाती है और यशोधरा का आज की स्त्रियों के साथ एक समन्वय करने के बाद कविता जी जी। को मैंने समाप्त बहुत कर दिया। और दूसरी कविता जो मैंने लिखी है वो गौतम बुद्ध। ये कविता मैंने लिखी थी अपने कॉलेज के समय में ही। गया मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था और गया जाने के बाद बोध गया वगैरह घूमने के बाद मैंने ये कविता लिखी थी, तो सुनाना चाहती हूँ। बुद्ध की तपोभूमि पर बुद्धत्व की तलाश में मेरे आने पर तारों ने कहा मुझसे, मिले कहीं अगर बुद्धत्व तो हमारी शीतलता से चुराकर थोड़ी सी उष्मा भर अपनी वाणी में पूछना। साक्षी बना बोधि वृक्ष को कि ऐ महायोगी, भिक्षा में प्राप्त कर बुद्धत्व सुजाता से तुमने अपने किस अहम की तुष्टि हेतु लिया वैराग्य। फिर है कि तुमने अपने किस अहम की तुष्टि हेतु दिया वैराग्य आम्रपाली के अभिशप्त सौंदर्य को। यहाँ पर थोड़ा सा सीन ये है कि आम्रपाली का के पास एक दंभ था कि वो अपने नृत्य से बुद्ध का जो की तपस्या, बुद्ध की तपस्या नहीं, बुद्ध का जो वैराग्य है उसको भंग कर देगी। तो आम्रपाली ने उस दिन एक लास्य नृत्य किया था, बहुत ही खूबसूरत नृत्य, लेकिन बुद्ध ने उसके नृत्य पर एक नजर भी नहीं डाली थी। ये एक उपन्यास में है और बाहर देखते रह गए थे। मतलब उन्होंने उपेक्षा का भाव रखा था। तो उसी बात को मैंने यहाँ रखा है कि तुमने अपने किस अहम की तुष्टि हेतु दिया वैराग्य आम्रपाली के अभिशप्त सौंदर्य को। और इसके बाद आम्रपाली बहुत खिन्न होकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है। आय उपदेशक अहिंसा के, कैसे की हत्या तुमने यशोधरा के पत्नित्व की, राहुल के भोलेपन की और नगर वधु की इच्छा की। हे संपूर्ण सृष्टि के दुखों को समझने वाले, कैसे उपेक्षा कर सके तुम आंसू के सागर में
आंसुओं के सागर से जन्म लेने की चेष्टा करती माँ की, पिता की स्नेह छाया को अकुलाते पुत्र के बचपन की, और तुम्हारी प्रशंसित दृष्टि के एक क्षणांश को आकुल उस सर्वभोग्या की पीड़ित भावनाओं की। शताब्दियों का मौन अब तुम्हें तोड़ना होगा। बुद्ध समाधि की तंद्रा भंग करनी ही होगी, या फिर अपनी सार्थकता से लगे प्रश्न चिन्ह और बुद्धत्व में से किसी एक को वर्ण करना होगा। और मैंने उन तारों से मित्रता की प्रगाढ़ता की लालसा में प्रिय सखा चंद्र का थाम कर हाथ बहुतेरा ढूंढा, हवाओं से पूछा, सड़कों से रागात्मकता स्थापित करने की चेष्टा की, यहाँ तक कि सूरज के कमरे में भी अनाधिकार झांक आई, जहां बुद्ध तो मिले पर बुद्धत्व न मिला। मेरी परेशानी भरी निष्फलता पर हंस सूरज बोला, जिसकी खोज में परेशान हो वह और कहीं नहीं, किसी सुजाता की खीर की मिठास में, किसी यशोधरा के अश्रु बिंदु में, किसी पितृविहीन बालक की तड़प में, किसी आम्रपाली की वेदना में समाया हुआ अपने मुखर मौन के साथ ओठों पर दबी मुस्कान लिए बैठा मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वीणा जी, बातें तो बहुत हैं, प्रश्न बहुत हैं, तो फिर कभी आगे क्रम में ये बातें जारी रखी जाएंगी, क्योंकि अब समय हो रहा है, तो हम लोग अब विदा लेते हैं। लेकिन ये जरूर चर्चा आगे रहेगी, और जब आपका उपन्यास आ जाएगा तो हम लोग एक बार फिर मिलेंगे और उस उपन्यास को पढ़ने के बाद चर्चा होगी। तो बहुत फिर से एक बार पुनः धन्यवाद आपका और सभी मित्रों का जो यहाँ मौजूद रहे और जिन्होंने इस चर्चा को सुना। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यह अवसर दिया, और सभी मित्रों का जो जिन्होंने सुना धैर्य पूर्वक, खास करके मेरी कविताओं को धैर्य पूर्वक सुना। यह अभी भी मुझे कविताओं के लिए बहुत आत्मविश्वास नहीं होता है, तो और पूरी चर्चा भी ध्यान से सुनी, सवाल पूछे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।